मजदूरों को भी तकलीफ है, खास करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको कहा जाता है कि भाई स्थिति सुधार जाए तब हम आपको पैसे देंगे। जो विधवा मुश्किल से पेंशन लेते लेते जी रही है, अभी अपने खाते से पेंशन निकालने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो एक तरफ पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है, और दूसरा इससे भ्रष्टाचार कितना कम होगा। जितने अर्थशास्त्री है, प्रभात पटनायक से लेके मोटेक सिंह अहलूवालिया, प्रणब सेन, लरी समर्स, जितने बड़े अर्थशास्त्री है सब कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसको समझना जरूरी है। इससे मोदी को कहना है कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। तो काला धन क्या है पहले हम समझने की कोशिश करें। काला धन या ब्लैक इकोनॉमी जिसको कहते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। अब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ब्लैक इकोनॉमी, काला धन का मतलब यह है कि कोई भी गैर कानूनी काम करके आप कमा रहे हैं तो ये काला धन बनता है। उदाहरण के लिए आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो काला धन बन गया। आप अफीम चरस बेच रहे हैं तो काला धन बन गया। आप रिश्वत ले रहे हैं तो काला धन बन गया। ठीक है, लेकिन काला धन का एक दूसरा मतलब है। पब्लिक के दिमाग में काला धन का मतलब क्या है कि किसी के सूटकेस में नोट, गैर कानूनी काम के नोट का एक सूटकेस बढ़ा हुआ है। तो ये सही है कि कभी कभी जो बेईमान लोग हैं, तो बेईमान ठेकेदार है या जो बेईमान राजनीतिक नेता है, कभी कभी नोट रखते हैं, लेकिन ज्यादातर कमा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बड़े शादी करते हैं, दुबई जाके शॉपिंग करते हैं, अपना पैसे का इस्तेमाल करते हैं। भाई हम लोग भी अपना पैसा कमा के इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी सूटकेस में नहीं रखते हैं। थोड़ा बहुत रखते तो है, लेकिन उस पैसे के ऊपर आप हमला करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। थोड़ी देर तक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसके बाद भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि सरकार इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि पूरा पब्लिक को परेशान करके भ्रष्टाचार पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि सरकार कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने के बहाने में उन्होंने नोटबंदी कर दिया, जबकि उसका उद्देश्य दूसरा है। उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार बंद करना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार बंद करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों का ऑडिट कीजिए, भाजपा से शुरू करके उनके हिसाब किताब का पूरा ऑडिट कीजिए। और अमित शाह से नहीं, अमित शाह ने अपने भाजपा के एमपीज का अकाउंट्स के डिटेल मांगा है, लेकिन अमित शाह इसका ऑडिटिंग नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो तब हम मानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब किताब हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के बहाने में क्या हो रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उनका सही उद्देश्य ये है कि लोग नगद छोड़ के कैशलेस पेमेंट करते रहें। मतलब अपना मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या सीधा एक खाते से दूसरे खाते का पेमेंट करते रहें और कैश छोड़ दें। कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस तो हम लोग सब है अभी, कैश तो किसी के पास है नहीं, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये कि आप नगद छोड़ के दूसरे तरह का पेमेंट भुगतान कर देंगे। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना आसान नहीं है। परसों आपका अमित कांत जो नीति आयोग के बॉस है, सीईओ है, उन्होंने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगा। लोग सब्जी खरीदने के लिए कैश के बदले में पेटीएम या अपना मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो क्रांतिकारी कदम होगा। अब सोच लीजिए कि क्रांति का क्या मतलब हो गया इस देश में कि लोग सब्जी खरीदने के लिए नगद छोड़ देंगे और पेटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो क्रांति हो गया। ये कोई क्रांति तो नहीं है, लोगों को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें सरकार क्यों इतना जोर लगा रहे हैं ये समझना चाहिए। मुझे भी पूरा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि सरकार इसलिए उसमें जोर लगा रहे हैं क्योंकि जो कैशलेस पेमेंट सिस्टम है
मान लीजिए पेटीएम लीजिए, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, सब लोग या बहुत लोग इस्तेमाल करेंगे तब चल सकता है। अब मान लीजिए कुछ लोग रुपया का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग रूबल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग पाउंड का इस्तेमाल करेंगे, तो आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकता है। एक मुद्रा है, रुपया है, सब इसका इस्तेमाल करते हैं, तब आसानी से इधर उधर भुगतान हो सकता है। तो उसी तरह जो कैशलेस पेमेंट्स है उसमें वही है कि सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तब काम करेगा। इसको नेटवर्क इफेक्ट्स कहते हैं। तो नेटवर्क इफेक्ट है और सबको इसमें फंसाना है, तब सरकार का ताकत लगाना जरूरी है। दूसरा, अगर यही उनका उद्देश्य है तो इसका एक नतीजा यह है कि जितना पब्लिक को परेशानी होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना कैश से लोगों को परेशानी होगा उतना जल्दी लोग दूसरा भुगतान के माध्यम ढूंढ लेंगे, मोबाइल का पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या पेटीएम या जो भी हो। ये एक खतरनाक बात है और इसलिए हम समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा तैयारी नहीं हुई। तैयारी इसलिए ठीक से नहीं हुई क्योंकि लोगों का परेशानी से सरकार का कोई मतलब नहीं है। जितना परेशानी होगा उतना जल्दी से लोग कैशलेस इकोनॉमी को मान लेंगे। तो अंत में दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि सरकार पूरा समय बाजार की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमको अर्थव्यवस्था को बाजार मार्केट पर छोड़ना है, लेकिन वास्तव में पूरा सरकार का ताकत बड़े कंपनियों के प्रॉफिट के लिए लगे हुए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, उनको बाजार पर छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार का जो ताकत है वो पूरा बड़े कंपनियों के समर्थन में जा रहा है। तो गरीब लोगों के लिए स्वयं सहायता और बड़े कंपनियों के लिए सरकार का सहायता ले, ये इस सरकार का मोटो है। और खुद कह रहे हैं कि हमको बिजनेस इजी करना है, हमको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक करना है। तो उनका साफ उद्देश्य है कि जितना हम बिजनेस के लिए कर सकते हैं हम लोग कर लेंगे और बाकी लोग, मजदूर लोग, गांव के लोग अपने आप अपना सामान रखें। तो इस पूरा फिलोसफी के खिलाफ हमको साथ में संघर्ष करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस पर चर्चा करने के लिए इतने लोग दूर दूर से आए हैं। आने पर उतना मजदूरी नहीं मिल पाता है। बीज और खेत की मजदूरी की तो बात ही अलग है। एक आदमी कम से कम 200-250 रुपए मजदूरी डेली है। 3 आदमी मिलकर के खेत से अगर वो सामान उखाड़ कर लाता है, ठेला पर लाता है, तो उसका लागत गिरता है 600-700 रुपया और बिक्री बिकता है 250 और 300। तो बहुत से किसान इससे तंग आकर के अपने खेतों में जलने वाला जो दवाई होता है, घास जलने वाला दवाई, वो छींट दिए कि भाई ये तो उखाड़ करके ला करके जब हम मार्केट में बेच रहे हैं उस पर भी हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है और जहां तक घर से लॉस है, घर से लॉस करने की भी स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अनाज को बेच कैसे सकते हैं? ये स्थिति सब्जी विक्रेता, सब्जी किसान जो जा रहे हैं उनकी है। मार्केट में ठेला वाले लोगों से या खोमचा वाले लोगों से या जो ठेकेदार टेंडर पर मजदूर लगा करके घरों को बनाने का काम करते हैं, उन लोगों से जब बातचीत में किया तो कहीं बंदी का, नोटबंदी का व्यापक असर है और काम नहीं मिल रहा है। जहां तहां मेरा लड़का भी निर्माण मजदूर में काम करता है, और ठेकेदार यह कहता है कि अगर तुमको पुराना नोट लेना है तो लो, और नहीं तो जब मार्केट चलेगा तब काम पर आना। किसी प्रकार 10-12 दिन काम करके उसको 5,000 रुपया, 1,000 रुपये का नोट उसको मिला। हम लोग कोऑपरेटिव में पहले तो वहां कहा कि 500,000 का नोट नहीं चलेगा। तब इलाहाबाद बैंक में 2 दिन लगा जमा करने में, 3-4 दिन लगा उसको निकालने में। माँ उसकी परेशान, हम उसमें लगे, तब जो है जाकर के 8 रोज के बाद 5,000 नोट उसका भंजा। फिर दोबारा में ठेकेदार कह रहा है कि 1,000 रुपए का नोट ले जाओ। हमने कहा कि नहीं, तो
तुम काम नहीं करो, दूसरा काम करो, चाहे तीसरा काम करो, 500 के जगह में 200 में काम करो, 100 में काम करो, अब ये काम नहीं करो। पुराना नोट बाजार में चल नहीं रहा है और तुम ले लोगे, परेशानी होगा। ये एक आदमी के साथ दिक्कत नहीं है, बल्कि तमाम निर्माण में काम करने वाले किसान, सब्जी या अनाज उत्पादन करने वाले तमाम लोगों पर इसका नोटबंदी का व्यापक प्रभाव पड़ा है, व्यापक कठिनाई बढ़ी है। हॉस्पिटलों में दवा के अभाव में कितने बच्चे या कितने नागरिक दम तोड़ने की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। यह स्थिति पूरे हमको अपने सूबे में लगता है, बिहार में लगता है, और ऐसे तो नोटबंदी का असर पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, जहां तक लाइन में कतार लग कर लोग मारे गए हैं और सरकार जो है किसी प्रकार अपने बाही में लुट गए हैं। मेरा तो मानना यह है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नोट बदलने का काम तो बहुत पहले से चल रहा था, 500 के जगह 5 के जगह 10 निकाल दिया, 10 के जगह 50 निकाल दिया, 10 के जगह 20 निकाल दिया, या उसकी कलर चेंज कर दिया, लेकिन नोट बदलने वाला काम नहीं है। ये भारतीय करेंसी को एक तरह से कैंसिल किया गया है। बिहार चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, आज जो नोटबंदी से जो प्रभाव पड़ा है उस सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो किसान प्रभावित हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में किसान को आज 60% खेती बटाई पर हो रही है। स्वाभाविक बात है कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं बटाईदार किसान। बटाईदार किसानों में भी जो हैं वे दोहरी भूमिका में, उनकी महिलाएं अपने गांव कस्बे में रह कर करके खेती में अपना पूरा वक्त लगाते हैं, पूरा श्रम बेचते हैं, श्रम लगाते हैं। पुरुष लोग शहरों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, पूंजी जुटा कर करके और खेती करने जाते हैं। नोटबंदी के प्रभाव के कारण दिहाड़ी मजदूरों को कोई काम नहीं मिल पाता है। स्वाभाविक बात है कि उनके पास पूंजी खत्म हो चुकी है। अभी तक किसान लोग अपनी खेती को संपत्ति मानते रहे हैं, साथ ही साथ खेती के व्यस्त मौसम में या खेती में लगाने के लिए जो पूंजी, जो रुपए उनके पास हैं, इनको भी वे संपत्ति के बतौर अपने बक्से में बंद करके रखते हैं। बैंकों के बजाय उनको अपने बक्सा में बंद करके रखे गए थे। आज उनके पैसे छीन लिए गए, उनकी आजादी कुल मिलाकर के छीन ली गई। और आज की तिथि में आप कहेंगे तो किसान को आज के तिथि में उनको खेती करना है, दलहन की खेती करना है, तिलहन की खेती करना है, आलू का उत्पादन करना है, उन्नत किस्म के बीज लगाना है, उन्हें खाद लगाना है, उन्हें जुताई कराना है। इन सभी चीजों के लिए पूंजी की आवश्यकता है। आज उधारी पर उसे खेत की जुताई नहीं हो पा रही है। नहरी क्षेत्रों में चूंकि ट्यूबवेल्स कम है, निजी ट्यूबवेल कम रहने के कारण अब धीरे धीरे कर करके उनका खेत उखड़ेगा। औरंगाबाद के किसान कह रहे हैं कि अगर पछिया हवा चलता तो अब तक कभी खेती खत्म हो जाती, उखड़ जाता और मेरा खेत परती रह जाता। मुजफ्फरपुर के किसान हमें बता रहे हैं कि हम खेती गेहूं का उन्नत किस्म के बीज लगाते हैं, लेकिन हमें उन्नत किस्म का बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बिहार में फुलवारी शरीफ में आलू के बीज का संशोधित बीज आता है, आज उनके पास पैसे नहीं है। जिला का हर वर्ष उनका कोटा रहता था और लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन जहां आलू का बीज का उत्पादन होता है, आलू का बीज को विकसित बीज निकाले जाते हैं, आज कोई वहां लाइन में लगे हुए नहीं है। लाचारी में उन्हें जो बाजारों में बीज है आलू के, उस बीज को आज लगाना पड़ रहा है। मैं खेत मजदूरों के नेता होने के नाते सीधे जो मजदूरों से और मजदूरों से के बीच में काम करने वाले साथियों से जो बात हुई,
उसके आधार पर हमने नालंदा, पटना, सुपौल से लेकर जहानाबाद तक के जो खास तौर से जो रिपोर्टें हैं, हम सबसे पहले चलते हैं जहानाबाद में, मोदनगंज प्रखंड के, जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड, जहां पर धामापुर मुसहरी जो 100 घरों का है, और ओइना जहां पर 200 घर लोग हैं। हाल के दिनों में 8 तारीख से पहले आप सभी जानते हैं कि वृद्धा पेंशन में धन योजना के माध्यम से जो बैंक के खाता खुला है, अब उसी के माध्यम से पेमेंट होते हैं। नोटबंदी से पहले ग्रामीण जो विकलांग जो वृद्ध है, विधवा है, उनको जनधन योजना खाता में पैसा आया, लगभग सब लोगों का 2800 रुपया, और इन लोगों ने निकाल लिया। निकालने के एवज में क्या मिलता है? आमतौर पर 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपया के नोट मिले, लेकिन जैसे ही बड़ी तेजी से फैला कि 1000 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट अब चलेगा नहीं, खत्म हो गया। व्यापक लोगों में अफरा तफरी मच जाता है और तुरंत ही वो बैंकों में जाते हैं। जो लाइन में लगते हैं, कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो पासबुक है ना, तो क्या है पासबुक, तुम जमा करो, तुमको बाद में पैसा मिल जाएगा। पासबुक वाले पैसा जमा कर दिए। अब लगातार इतनी भीड़ है कि एक आम मजदूरों को वहां पहुंचना मुश्किल है। पैसा मिला जो है जनधन योजना के पासबुक से, और फिर दोबारा वो पैसा भजाने के नाम पर वो जमा हो गया बैंक में। उनके घरों में उनके पुतों बच्चे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करता, तो बिना खुदरा के 500 रुपये वाला पुराना नोट नहीं चलेगा, खत्म। जसो मांझी है, उनकी औरत बीमार पड़ती है, लगभग 60 वर्ष के हैं, और उसी इलाके के कोयरी मांझी है जिनके पुतों बीमार पड़ती है। डॉक्टर बिना पैसा की इलाज नहीं करता है। इसी ताक में गांव के जो बड़े लोग हैं, जो सूद पर कारोबारी का काम करते हैं, ऊंची दर पर प्रतिदिन तुमसे हम 20 रुपया लेंगे, और 20 रुपया से लेकर 30 रुपया के सैकड़े में सूद की दर पर उन्होंने इलाज कराया। बहुत मुश्किल से हम लोग को मिलता है। दुकान में जाते हैं, दुकानदार वाले बोलते हैं भाई 2000 का छुट्टा कहाँ से होगा। कोई पैसेंजर अगर हम लोग को दे देता है, हम लोग भी यही बोलते हैं कि भाई 2000 का छुट्टा नहीं होगा। इस कारण से तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है हम लोग को। और आज से पेट्रोल पंप पे भी बंद हो गया है ये 500 और 1000 का जो नोट लिया जाता था, और उस कारण आगे भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग को समस्या आएगी। और हम लोग तो ऑटो चलाते हैं, हम 3 साल से ऑटो चला रहे हैं, और सरकार ने तो हम लोग को ही काफी कुछ वादा किया था अनुदान देने का, लेकिन आज तक नहीं मिला। और अभी जो महिला ऑटो चालक नहीं आई हैं, उन लोगों को अभी तक ये परमिट नहीं इशू हुआ है, नहीं मिला है, उन लोगों को अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और ये नोटबंदी के कारण जो समस्या आ रही है, इससे हम लोग काफी परेशान हैं। सारे लोग परेशान हैं, हम लोग ही नहीं, सब लोग परेशान हैं। इसमें हम लोग साथ मिलकर संघर्ष करना है। समस्या ये है कि पहले तो नगर निगम ने नक्शा को ब्लॉक कर दिया, जो बड़ा बड़ा नक्शा था, उसके तहत दूर दूर से लोग आकर के और कम पैसे में
लोग काम करते थे। यहाँ तक कि 200, जैसे कि हम देखें कि सिटी, अपना सिटी हाई स्टेशन पर काम 200-250 में काम हो रहा है, वो भी 12 घंटा। तो भी वहाँ के ठेकेदार जो है वो 12 घंटा काम कराते हैं, जो सरकारी काम है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम खुद जो हमारे साथ बीता कि 8 दिन काम किए हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हम 8 दिन पर पैसा देंगे। ठीक बात है, हम तो एक भाई ठीक है, आज का मजदूरी हमको दीजिए, उसके बाद 8 दिन पर आप हमको दीजिएगा, ठीक बात है। तो आज के मजदूरी में हमको दे रहे हैं 500 रुपया पुराना नोट। हम कहेंगे सर ये नोट लेकर हम क्या करेंगे, हमको कितना का मजदूरी पड़ेगा, आप ही बता दीजिए हमको। हम 500 रुपया कमाएंगे और 500 रुपया लेकर बैंक में जाएंगे, दिन लाइन में रहेंगे, तो भी हमको शाम तक पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। तो हमारी मजदूरी कितना पाओ, ये समझने की बात है, इसलिए वो काम हम छोड़ दिए। नोटबंदी, हमें 2.5 साल से जुमला सुनाया था, हम ये कर देंगे, 15 लाख खाते में आ जाएगा, 15 ये हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी तमाम बातें आई। लोग जुमलों में फंसे भी, क्योंकि हम भारतीय, दिक्कत ये होती है कि हम दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचने लगते, नतीजे से जुमले फंस भी जाते हैं और बाद में हालात झेलते हैं। रहा आपकी नोटबंदी की बात, हालत इतनी बुरी है, सबसे ज़्यादा एक वर्किंग क्लास सामने बैठी, ये पूरी फौज इस बात का क्रूर सत्य गवाह है कि देश की हालत क्या हो रही है। वर्किंग पर्सन बड़ा खुश होकर हम बोलते हैं कि हम एलीट क्लास में है, वाइट कॉलर पर्सन है। हालत क्या है, बच्चे के स्कूल में फी भरने आते हैं, बड़े बड़े स्कूल बोलते हैं कैश लेकर आइए। बैंक जाता हूं, अभी हालत ही हुई, सैलरी लेने के लिए बैंक गया तो 10,000 रुपये बड़ी मुश्किल से रोते गाते पैर पकड़कर मिले। और हालत ये हो गई है कि घर का राशन खरीदूंगा, बच्चों की फी भरूंगा, उनकी दवाई वगैरह का इंतजाम करूंगा, समझ नहीं आता। टेलीकम्युनिकेशन की हालत इतनी बुरी है, मोदी की कृपा से, इनके चीर परिचित अंबानी भाई कृपा से कि BSNL को इन्होंने तो रसातल लाने का पूरी तरह प्रबंध कर दिया। पहले भी हमारे एक नई कंपनी खड़े हो रही है टावर शेयरिंग के लिए। हमारे 65,000 टावर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं और आपको मोबाइल सर्विसेज की सुविधाएं देते हैं। अब हालत इतनी बुरी है कि ये भी हमारे हाथ से छीन जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों के टावर, लीज लाइन, डिफरेंट सेवाएं आप सुनते होंगे, वाई मैक्स, फाइबर टू द होम, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं आज गांव में हो रहा है। गांव में छोटे छोटे कैफे खोले जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि हम केबल लाइंस देंगे, आपके यहाँ सेवाएं शुरू हो गई। हमारे एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू है, NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हालत इतनी बुरी है कि जो पैसा ही नहीं है तो नेटवर्क क्या बैठेगा। मैं टेलीफोन भवन में कार्यरत हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। हालत इतनी बुरी हो गई है कि कभी पहले काउंटर पे जहाँ प्रत्येक दिन 100-200 लोग आते थे, इस नोटबंदी ने उनकी संख्या घटाकर 1/4 से भी कम कर दिया। रेवेन्यू नहीं आ रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए पूरे पटना टेलीफोन्स के विभिन्न उपभोक्ताओं पर, बड़े बड़े धन कुबेरों के यहाँ बकाया है। आराम से रहते हैं लोग, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन टेलीफोन की पेमेंट नहीं करते। हमारा एक डिफॉल्टर सेल है जिसे बकायेदार विभाग कहते हैं। हालत ये हो गई कि बड़ी प्रयास के बाद कुछ लोग आते भी थे, नोटबंदी में पैसे लेकर घूम रहे थे, लेकिन 5,000 रुपये लेने का काम ही खत्म हो गया था। करे क्या साथियों, कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को क्या इस नोटबंदी का असर हो रहा है,
इसके लिए बताने के लिए मुझे कहा गया है। साथ ही हम तो ये नोटबंदी का विरोध करता हूँ और उसका जो असर है यानी हम सीधा समझता हूँ कि ये जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मदद करने की बात है। पहले तो मोदी सरकार श्रम कानूनों में संशोधन का नाम पर श्रम कानून को यानी कटौती किया जा रहा है एक दूसरे तरफ, और नोटबंदी के यानी असर आ रहा है कि जिससे मजदूरों को और नुकसान हो रहा है। उसमें अभी नोटबंदी के नाम पर पिछले महीना का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। मैनेजमेंट को आसान कहना हो गया कि भाई हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो तुमको हम कहां से दें। देखते हैं कि आंशिक रूप से मजदूर हो हल्ला करता है और बहुत जोर लगाता है तो आंशिक रूप से कुछ दे दिया जाता है। यानी 10 पार्ट में अभी तक यानी लगता है कि 10 मजदूर को आज 2000 रुपया दे दिया जाता है, फिर एक आध हफ्ता के बाद 2000 रुपया दे दिया जाता है, और वो 2000 रुपया को भी लेकर के बाजार में जाते हैं तो मजदूर को उससे सामान नहीं मिलता है। रोज कमाने वाले मजदूर यानी एक बार यानी पूरे महीना का राशन तो खरीद नहीं पाता है। या जैसे महीना का पूरा वेतन मिलता था तो दुकानदार को दे देता था तो महीना का पूरा यानी राशन दे देता था, लेकिन ये दुकानदार लोग भी अब कहते हैं, या सोच उनका भी है कि पैसा तो देगा नहीं, तो वो 2 रोज के लिए कहते हैं कि 2 रोज के लिए पैसा दीजिए, हम 2 रोज के लिए देंगे। लेकिन जब 2000 का नोट देते हैं तो वो लेने से इनकार कर जाते हैं कि इतना बड़ा खुदरा हम कहां से देंगे। और अगर 2000 वो ये भी कहते हैं कि 2000 दे दीजिए ना आप, तो फिर कल लेवे कीजिएगा, तो मजदूर का दूसरा काम रुक जाता है कि जैसे दवाई लेना है, किसी को बाल बच्चा पढ़ता है तो उसका फीस देना है, बच्चों को किताब कॉपी जरूरत पड़ता है उसको देना है। तो यानी हर हालत में मजदूर वर्ग इससे परेशान है। और हम लोग बहुत मैनेजमेंट के यहाँ पूरा घेराव भी किए, तो एक रोज ये महीना का अंत में यानी 28 तारीख को पुराने नोट का बंडल खोला और कहा कि भाई यही पैसा है हमारे पास, यही पैसा तुम लोग ले लो। लेकिन हम लोग सख्ती से विरोध किया कि भाई ये नोट ले करके हम कहाँ जमा करेंगे। यानी सीधा रूप से काला धन मजदूरों में बांट रहा था। हम लोग यही समझते थे, या कहा भी मैनेजमेंट को कि अगर यही करना था तो अब 7 तारीख को दे देते, तो अब तक तो मेरे जेब में पैसा बैंक के द्वारा आ जाता, बैंक में हम जमा करते तो आज आ जाता मेरे जेब में, तो परेशानी तो नहीं होती। तो कहता है कि अरे नहीं भाई मेरे पास था कहाँ, एक पार्टी ने हमको दे दिया है। हम लोग कहा कि नहीं नहीं, ये पार्टी से आपने कैसे ले लिया। जब ये नोटबंदी का बात आ गया कि पुराने नोट नहीं लेना है तो आपने कैसे ले लिया। लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और हम लोग जब वो 2000 का नोट देता है तो बैंक में जमा करते हैं, बैंक जाते हैं लाने के लिए, तो उसका जो समय यानी हमारा कारखाना से बाहर बीतता है वो समय भी काट दिया जाता है। यानी 8 घंटे की मजदूरी में भी बाधा होता है। अधिकतर मजदूर इससे परेशान है। मैं विगत पिछले 17 साल से पटना में ऑटो रिक्शा का रोजगार कर रहा हूँ, और इस धंधे में जो नोटबंदी के खिलाफ या जो नोटबंदी से असर पड़ा है, खास करके उसी बिंदु पर मैं कुछ आपके बीच विचार रखूंगा। जब 8 तारीख को पहली बार घोषणा हुआ कि ये कागज का रद्दी का टुकड़ा हो गया, उसके बाद रातों रात जो है सभी पूरे देश में, हर देश में दुकानें सोना चांदी का 12 बजे रात तक खुला हुआ, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक सारे लोग जो है वो पैसे जमा करके 1500 सारे 500 टन जो है सोना बिक्री का ये रिपोर्ट है, 500 टन पूरे देश में। तो हमारे साथ जो परेशानी हुई
उसको देखते हुए रोजगार कमे, रोजगार के अवसर कमे। और यात्री जब भी ऑटो रिक्शा पर बैठे तो सबसे पहला सवाल उसका यही होता था, क्या आप 500 रुपया का नोट ले रहे हैं? तो सवाल ये कि जब सरकार की ओर से घोषणा हुई कि नहीं लेना है, तो यात्री से लेकर के उस नोट को हम कहाँ रखें, किस जगह रखें? तो तमाम तरह की परिस्थिति रोजगार से संबंधित जो है, हमारे रोजगार पर 8 तारीख के बाद से ही अभी तक जो नोट की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। और हम समझते हैं कि 2000 का नोट जो किसी आदमी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है, कामगार के हाथ में, मजदूर के हाथ में, तो कौवा का झुनझुना साबित हो रहा है। वो नोट भज नहीं रहा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में 500 का नोट बाजार में नहीं है। प्लानिंग नहीं, ये जो प्लानिंग है, ये पूरी फेल्योर प्लानिंग और पूरे जनता को तबाह करने के लिए कोई भी बड़े लोग जो है एटीएम के लाइन में नहीं खड़े नजर आते हैं। ये मजदूर और किसान जिनके पास मात्र 1-2 हजार का नोट है, 2-2 हजार का नोट है, उसके लिए वो दिन भर अपने मजदूर को जो है अपने समय गंवाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। तो दोस्तों, ये नोटबंदी से काले धन खत्म होंगे, ये एक सब्जबाग, ये शुरू से ही मोदी सरकार ने शुरू से ही कहा कि ये नोट जो है हम गरीबों को कल्याण करेंगे, 15 लाख रुपया जो है उनके खाते में जाकर के दे देंगे, इतना बड़ा धन है उसको ला करके दे देंगे। और सब पैसा ले लेकर विदेश जो है भगा दिया। विजय माल्या 900 करोड़ लेकर के वो इंग्लैंड में जो है चिकन बिरयानी खा रहा है और हम देख रहे हैं। तो मित्रों, क्या हमारे मजदूर के पास काला धन है जो पूरे हिंदुस्तान एटीएम में लगा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है? ये काले धन वाले लोग हैं। तमाम तरह की भ्रांति, सब्जबाग, सपने, ये सपने दिखा करके जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, स्वप्न शोषण इसको कहा जा सकता है। इन क्षेत्रों से जो लोग अपने अनुभव के साथ आपके बीच रखे और उन अनुभवों के, उन पीड़ाओं के हर एक बिंदु के विस्तार में जाना तो संभव नहीं है, समय की भी अपनी मर्यादा है। लेकिन जो आप लोगों के वक्तव्य से और उन तर्कों से जो बात उभर कर आए हैं, निष्कर्ष के तौर पर कुछ उन बातों को और कुछ उनके आर्थिक पहलू को भी साथ में जोड़ते हुए, जैसा कि कॉमरेड धीरेन्द्र जी ने कहा है, उसको भी समेटने की कोशिश इस जूरी के वक्तव्य में है। आपने विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व रूप से प्रतिनिधित्व देने वाले साथियों को सुना और एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं लगा जिससे ये पता चले कि थोड़ा भी सुकून की कहीं पर कोई उम्मीद है। यथार्थ यह है कि किसान हो, मजदूर हो, कामगार किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे संगठित या असंगठित क्षेत्र में हो, सबके सब परेशान हैं। किसानों की खेती तबाह हो रही है। सिर्फ प्राकृतिक मार्ग से नहीं, नीतियों से तबाह तो रहे ही हैं हम लोग। और अब उस पर में ये नोटबंदी ने जो अपनी संभावना थी, मेहनत से जो कुछ गाढ़ी कमाई से जो कुछ पैसे संचय कर अपने पास रखा था जिन लोगों ने, जिससे वो अपनी खेती चला पाते, चाहे वो रबी की खेती हो, दलहन की खेती हो, गेहूं की खेती हो, सभी के सभी बुरे स्थिति में हैं। हमें आश्चर्य नहीं होगा, अभी आपने सुना अपने साथियों को कि धान के दाम, आलू के बीज नए और आलू पुराने बीज एक जैसे, चाहे वो खाने के हों या बीज के हों, कोई फर्क नहीं दिखता। जिस तरह से नोटबंदी के इस निर्णय ने किसानों को, जो देश को खिलाता है, जिसकी मेहनत पर देश और दुनिया गर्व करती है, उनको विवशता के कगार पर खड़ा कर दिया है। वो अपनी अगली खेती नहीं करने को विवश हैं।
कामगारों के रोजगार छीन रहे हैं, लगातार छीनते रहे हैं। पिछले भी जो रिपोर्ट्स आए हैं देश की अर्थव्यवस्था में, वो संगठित क्षेत्र में रोजगार लगातार कम होते रहे हैं। और इस नोटबंदी के कारण से जितने हमारे उद्योग धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, वो संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी, उसके कारण से हमारा रोजगार दिन ब दिन और घटता जाएगा, बहुत बुरे हालत में है। असंगठित क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है, दिहाड़ी मजदूरों की हालत और भी खराब है। दुखद यह है कि कहा जा रहा था कि नोटबंदी काला धन को उजागर करने के लिए है और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए उस मेहनत कश जिन्होंने बड़ी मेहनत से 100-200 करके जमा करके 500, 1000 या 2000 रुपए जमा किए थे, उन रुपयों को बदलने के लिए कतार में खड़ी होने की जो नौबत आई, उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने सुना 60 से अधिक मौतें हो गई और उन मौतों को कहीं भी आपदा में स्थान नहीं है। ये मौत है जिसका जिक्र हमारे विधायक जी कह रहे थे, जिसका जिक्र संसद भी नहीं कर रहा। हमारे देश का मुखिया कहते हैं कि ये लोग जिस तरह से सेना सीमा पर लड़ती है, उसी तरह ये कतार में जो गरीब खड़े हैं, ये लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते हैं, उसमें जब उनकी मौत होती है तो वो शहीद नहीं होते, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, उन्हें शहादत की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, आपदा का उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलता। हमें सोचना होगा कि हम किस व्यवस्था में और किस परिस्थिति में आए हैं। भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा बचत का है वो घरेलू बचत है और उस घरेलू बचत में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है, वो संगठित और असंगठित दोनों तरह से। लेकिन इस नोटबंदी ने जिस तरह से परिवार में अविश्वास का माहौल पैदा किया, जिस तरह से हमारे कठिन कठिन समय में बचा के अगले कठिनाई से निपटने के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, उन पैसे को अगर आपने धोखे से 100, 200, 400 को बढ़ा के 500 करने के बाद 500 का एक नोट रख लिया, तो आपके 500 नोट में और अदानी अंबानी के 500 के नोट में कोई अंतर इस सरकार ने नहीं की। दोनों नोट को एक जगह खड़ा कर दिया। जिस तरह से ये एक आर्थिक आपातकाल आई है, कहा यह गया था कि कालाधन रोकने में कामयाब होगा। आपने सुना जन सुनवाई में कि किस तरह से बट्टा और छुट्टा का दौर बन गया। 500 के नोट 300, 400 में किस तरह बिकने लगे, 1000 के नोट 600, 400, 800, 700, जहां जैसा लगा। 12 हो गए असंगठित क्षेत्र में भी दलालों की, और संगठित क्षेत्र में आपने बैंक के पूर्व अधिकारी को सुना। बैंक तो संगठित प्रयास, काला धन को चलाए रखने का संगठित एक संस्था के रूप में काला धन को सफेद करती रही है। किसानों के उपज की खरीद का जो विभिन्न देशों से, जो विभिन्न राज्यों से जो खबर आती है उसकी भी, और बिहार की जो खबर है उसकी भी, अगर आप देखें तो यह लोकतंत्र जिसको हम बार बार जपते भजते हैं, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान की गरिमा और संविधान की मर्यादा की बात होती है। मैनिफेस्टो में अभी जिन पार्टी की सरकार है, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम अगर जीत कर आएंगे
तो किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। और आज 50 रुपए बढ़ने में बड़ी मशक्कत होती है। लगता है अंगन की परिभाषा बदल गई है। अब 1.5 गुना का मतलब अगर 50 होता है तो यह पूंजीवादी व्यवस्था का जो अंगणित है उसे भी समझना होगा। हमारे संविधान में, जिस संविधान का दुहाई हम सभी देते हैं, जिसके नियम और अनुपालन के साथ हम सभी चलने की, लोकतंत्र की बात करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी जब संसद में प्रवेश किया था तो वो संसद के सीढ़ी पर में मत्था टेकते हुए नाट्य अंदाज में कुर्सी पर आए थे। और आज संसद में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अधिकार के तहत आम आदमी के बचत के पैसा पर रोक लगाया गया है, वो हमें बताया जाए। संविधान का कौन सा प्राविधान यह अधिकार हमारे प्रधानमंत्री को देता है? प्रधानमंत्री मौन है। संसद के नियमों का प्रतिदिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी मौन है। तो जिस लोकतंत्र के बुनियाद पर या जिस लोकतंत्र के नाम पर कहा यह गया कि इतने वर्षों बाद लोकतंत्र के एक बहुमत की सरकार बनी है, वो किसका बहुमत, कौन सा बहुमत, कौन सा लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र, इन सवालों को भी सामने रखता है। हमारे ठेला वाले, खोमचा वाले, रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले को आपने सुना, उन मजदूरों को, उन कामगारों को आपने सुना। मीडिया में भी ढेर सारे खबर आ रहे हैं कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उन्हें नहीं मिल रहा है उनका वेतन। एक सवाल तो यह होता है कि आपने कमाया है उसका वेतन मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल यह भी होता है कि समय पर अगर वेतन ना मिले तो बाद में जो मिलेगा उसका वो इसका भरपाई नहीं कर पाएगा। तो पूंजी में जो बेगार की प्रथा है उसको किनारे से लाया जा रहा है। ये पूंजी में बेगार है, बिना पैसे का काम करिए, ये पूंजी के द्वारा लादा गया बेगार है। प्रतिदिन चीजों के दाम घट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आपको जो मेहनताना मिलता है उसका असली मूल्य घटता बढ़ता है। समझने की आवश्यकता है कि यह किसके हित में हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि नोटबंदी नकदी रहित व्यवस्था की तरफ जाएगा, पारदर्शिता लाएगी। दुनिया का कोई मिसाल ऐसा नहीं है। सबसे अधिक कैशलेस इकोनॉमी वाला विकसित देश, सबसे अधिक काला धन का जो मॉल में खरीदारी हो रही है, वहां पॉइंट ऑफ सेल जो एक पॉस मशीन जो लगा हुआ है, तो असंगठित क्षेत्र के खरीदार को ढकेल के मॉल भेजा जा रहा है। गरीबों के दुकान से ग्राहक को ढकेल के मॉल में भेजा जा रहा है, जिनके पास प्लास्टिक कार्ड है, उनकी भलाई के लिए। क्यों? जिस तरह से हमने एफडीआई का कारोबार, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी का कारोबार बढ़ाने की बात की है, उसका बाजार अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो लोग आएंगे कैसे? उनके अधिकारिक संख्या में वो लोग यहाँ आए, मॉल खोले, उनके लिए बाजार तैयार करने का इंतजाम है ये कि ढकेल कर सबको भेजा जा रहा है उधर। पहला तो ये। जूरी के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है हमारे सामने कि एक जब बड़ा संकट है तब बड़ी लड़ाई की जरूरत है। नोटबंदी क्या है अब हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। कभी कभी अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के शब्द वो ज्यादा सही होते हैं। तो नोटबंदी मतलब नोटों को बंद कर दिया है। नोट में मैं आपसे कहूंगा साथियों से कि हम लोग कभी कभी उसको पढ़ के नहीं देखते हैं, नोट पे भी कुछ लिखा होता है।
तो नोट पर देखिएगा कि लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये 100 रुपए का जो नोट है, इसमें भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि आपको हम 100 रुपए देने का वचन दे रहे हैं। नोट मतलब सरकार द्वारा जनता को दिया गया वचन है, और इसलिए नोट को बंद करने का मतलब सरकार ने एकाएक तय कर लिया कि जो वचन हमने दिया था वो वचन अब हम तोड़ रहे हैं। सरकार ने अपना वचन तोड़ दिया। सीधी बात, नोटबंदी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज रात से ये नोट अब नहीं चलेगा, तो जो हमने वचन दिया था वो खत्म है। अब ये नोटबंदी है, ये नोट बदली नहीं है। ये नोट कैसे बदलेगा ये आप समझिए। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई ये 500 और 1000 रुपए के नोट तो बंद किया गया, ये माले वाले क्यों परेशान हैं, ये गरीब लोग क्यों परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो 10-20 रुपए वाले हैं, आप तो 50-100 रुपए वाले हैं, तो होने दीजिए। 500-1000 वालों को परेशान होने दीजिए। गरीबों के पास थोड़ा ही 500-1000 का नोट होता है। ये सबसे पहला झूठ है। आज से 40 साल पहले 1978 में आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बड़े नोटों को बंद किया था। उस समय वाकई कुछ बड़े बड़े नोट होते थे, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। वो तीनों नोट बंद कर दिए गए। 1978 में अगर ये बात कोई कहता कि ये बड़े नोट मतलब सिर्फ बड़े लोगों के लिए परेशानी है, गरीब को इस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मजदूर को, किसान को इस पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तो उस बात को मैं सही मान सकता कि उस समय गरीब के पास 500, 5000, 10,000, यहां तक कि 1000 का भी नोट नहीं होता था। और उन दिनों जो कीमत थी, उस समय 1000 का कोई मतलब होता था, उस समय 5000, 10,000 का कोई बहुत बड़ा मतलब होता था। आज 500 का कोई मतलब नहीं है खास, 1000 रुपए का भी कोई खास मतलब नहीं है। और हमारे साथियों ने ये साफ कर दिया कि ये 500 और 1000, इसके चपेट में हम सब लोग हैं, हम सब लोग इसी के दायरे में आते हैं। अगर हमें 150 रुपए की मजदूरी मिलती है, लेकिन अगर दिन के काम की दिन में मजदूरी नहीं मिलेगी, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद अगर वो तनख्वाह हमको पैसा मिलेगा, तो हमको 500, 1000 क्या, हमको 5000 मिलते हैं, 2000 मिलते हैं। और वो जो 2000, 3000, 5000 जो मिलते हैं, वो 500 और 1000 के नोटों में ही आमतौर पे मिलते थे। और अब जब 500 और 1000 के चक्कर में चारों तरफ काम ठप हो गया, हमारे साथी बता रहे थे कि अगर हम पहले 400 कमा लेते थे, अब हमारे लिए 200 भी कमाना मुश्किल हो गया। तो 500 और 1000 के नोट की बात नहीं रही। हम कमाते थे उस समय भी 500 से कम, मान लीजिए 400 कमाते थे, लेकिन बाजार ठप हो जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हम जो 400 कमाते थे वहां हम 200 कमाएंगे। हमारे साथियों ने मुझे बताया कि अभी हम काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई पैसा लेना हो तो पुराना नोट पर ले जाओ, और अगर तुमको नया नोट चाहिए तब अभी रुको, अभी काम करो, अभी रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा माहौल, तो बाद में पैसा दिया जाएगा। यानी मजदूरी बकाया रखने का एक नया धंधा शुरू हो गया। और अगर आप इस धंधे से परेशान है, आपको तत्काल पैसा चाहिए,
तो ले लीजिए 500 का नोट, ले लीजिए 1000 का नोट। 500 और 1000 का नोट लेके कहां जाएंगे? मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 500 मतलब 499 रुपए 100 पैसे, उसे 1 पैसा भी किसी को कम नहीं मिलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में काला धन कहां है, कब क्या होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन एक नया धंधा काला, नोटों का कारोबार, 500 दो, 300 लेके चले जाओ, 1000 रुपए दो, 700 लेके चले जाओ। ये नोटों का नया कारोबार जो पहले नहीं था। पहले हमको नोट खरीदने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। हम चावल गेहूं के लिए परेशान होते थे, दाल के लिए जरूर परेशान होते थे, दवा के लिए परेशान होते थे, लेकिन हमें जाकर के नोट खरीदना है, ये परेशानी हमारी नहीं थी। लेकिन एक नया कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई नोट, तो काला धन क्या रुकेगा, काला कारोबार और फल खुल गया। हमारे एक साथी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि अभी कोर्ट से, बैंक से पता चल रहा है कि सितंबर महीने में बैंक में बहुत पैसा जमा हुआ। आमतौर पर जितना जमा होता है एक महीने में, उससे 4 लाख करोड़ ज्यादा जमा हुआ। ये पैसे कहां से आए? जाहिर सी बात है, जो मोदी जी अभी कह रहे हैं कि भाई हमने पूरा सब कुछ जब तय किया, हमने किसी को बताया नहीं, एकदम बहुत ये सब कुछ बात एकदम छुपा के हमने रखा था। जेटली जी कहते हैं कि यहां तक कि मैं वित्त मंत्री हूं, मुझे भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। तो अब तो पता चल रहा है कि नहीं भाई, कुछ लोगों को तो बढ़िया से मालूम था, और जिनको मालूम था उन्होंने अपना काम किया। उन्हीं लोगों ने ये काम भी किया कि कुछ 500 और 1000 के उनके पास जो नोट थे, उसके जगह पे 100-100 रुपए के नोट उन्होंने निकाल लिया। हम अभी पढ़ रहे थे, स्टेट बैंक का, रिजर्व बैंक का, कई बैंकों का अप्रैल महीने का, स्टेट बैंक ने अप्रैल महीने में अपने एक प्रेस रिलीज में कहा कि बाजार में एक अफवाह उड़ रही है कि 500 और 1000 के नोट खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए ये 500 और 1000 के नोट को छोड़ करके लोग 100-100 रुपए के नोट पर टूट पड़े। तो 100 रुपए के नोट लोग दबा रहे हैं। तो अफवाह नहीं, वो साजिश है। और ये साजिश जो रच रहे थे, उसी समय लोगों ने 100 रुपए का नोट दबा के रख लिया। और आज जो जैसे आप परेशान हुए, 500 और 1000 का नोट बाजार में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए के नोट, वो जो जिन लोगों ने 100 रुपए के नोटों को दबा के रखा था, वो किया। बड़े तर्क दिए गए कि देश में जो काला धन है खत्म हो जाएगा। 2014 में मोदी जी कह रहे थे कि काला धन विदेश में है, 90% काला धन विदेशी बैंक में है। और हमारे वो रामदेव बाबा जो आजकल गेहूं भी बेचना शुरू कर दिए हैं, वो रामदेव बाबा भी कह रहे थे कि सारा काला धन विदेश में है, और एक बार हम लोगों को आने दीजिए, सबको एकदम मजा चखाते हैं, वहां से बाहर से नोट लाएंगे और वो काला धन वापस आ जाएगा, तो 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे। तो बाद में कहा वो तो जुमला था, कहना पड़ता है, इसीलिए कहा था वोट लेने। तो अभी ये काला धन की बात कर रहे हैं कि वो काला धन विदेश की बैंक के बाद खत्म हो गई। आप वो कह रहे हैं कि सारा काला धन वो 50, 500 और 1000 रुपए का नोट बन करके वो नोटों में है काला धन, 500 और 1000 रुपए का नोट। तो वो काला धन जो विदेशी बैंक में था, वो कैसे 500 और 1000 रुपए का नोट बन करके हमारे आपके घरों में, हमारे आपके जेब में कहां से आ गए, ये जादू कैसे हो गया, ये तो बताएंगे भाजपा के लोग। कि 500 और 1000 रुपए के नोटों के नाम पर विदेशी जो बैंक में काला धन है, उस मुद्दे को दबा दिया। और बिल्कुल हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, सारे लोग ये कह रहे हैं कि काला धन मतलब वो नोट में थोड़े रखा रहता है। नोट तो अभी हमारे जेब में है, हम खर्च कर देंगे, वो किसी और के जेब में चला जाएगा, वो भी खर्च करेगा, कहीं जाएगा, नोट तो दौड़ता रहता है। तो काला धन मतलब जिसको
मुनाफे से मतलब है, काली कमाई से, काली संपत्ति से मतलब है, वो 500 1000 का नोट घर में क्यों जमा करके रख देगा? क्योंकि घर में अगर पड़ा रहेगा 500 और 1000 का नोट, वो तो बढ़ेगा नहीं कर, तो 500 का नोट तो 500 ही रह जाएगा, 1000 का नोट तो 1000 ही बन के रह जाएगा। बल्कि हो सकता है ऊपर से कहीं दीमक लग जाए, कहीं वो नोट बर्बाद हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो ये 500 और 1000 जो काला धन जिनको चाहिए, काला धन मतलब जिनको ज्यादा कमाई चाहिए, ज्यादा मुनाफा चाहिए, ज्यादा संपत्ति चाहिए, उनके पास अगर 1000 रुपए का नोट है, वो ये सोचते हैं कि 1000 रुपए के नोट से 5000 में मैं इसको कैसे तब्दील करूं। तो 1000 रुपए को जो 5000 में बदलने के चक्कर में रहते हैं, वो नोट को दबा के नहीं बैठे रहते, वो उस नोट से बहुत कुछ करते हैं। संपत्ति खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान बेचते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, सोना खरीद के रख लेते हैं, विदेशी बैंक में चले जाते हैं। उनके पास हजारों रास्ते हैं, धंधे हैं, वो नोट को, उस नोट से मुनाफा कमाने के लिए। तो आज ये इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई मुश्किल से देश में जो काला धन है, जो काली अर्थव्यवस्था है, जो काली कमाई है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा नोट के रूप में होगा। और उसमें भी तो ऊपर से मोदी जी ने कह दिया कि जमा करो और 50% लेके चले जाओ, डिस्काउंट। मतलब अगर मान लेते हैं कि इससे अगर 4 लाख करोड़ आ सकता था, मान लिया कि 4 लाख करोड़ का काला धन है, वो जमा होता बैंक में, तो आपने तो पहले ही 2 लाख करोड़ छोड़ दिया। तो ये काला धन के लिए इन्होंने नहीं किया। काला धन अगर ये छोटे नोट से है, 500 और 1000 रुपए का नोट, तो कोई इनसे पूछे कि भैया ये कौन सा तर्क हुआ कि 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट अपने बंद कर दिया, अभी नया फिर से आ रहा है, लेकिन बाजार का 2000 रुपए का नोट क्यों चालू कर दिया? जिसको नोट ही दबा के रखना है, तो उसका काम तो आपने आसान कर दिया। जहां उसको पहले 4-4 500 के नोट सूटकेस में डालने पड़ते थे, अब वो 1-2 हजार के नोट से काम चला लेगा, और चल भी रहा। अभी चारों तरफ रोज खबर आ रही है, कभी बेंगलोर से, कभी हैदराबाद से, कभी यहां से, कभी वहां से, लोग नोट के लाइन में खड़े हैं। लोगों को तो नोट नहीं मिल रहा, लेकिन लाखों करोड़ रुपए का कहीं छापा मारिए तो यहाँ कहीं वहां नोटों की गड्डी उसी का, नोटों का पूरा बंडल लोगों के पास है। इसका मतलब है कि वो 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करके काला धन बंद कर देंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि उसको और आसान आपने कर दिया। 2000 का नोट बाजार का कह रहे थे कि भाई इसमें बड़े नकली नोट है, और नकली नोट को ठीक करना था। तो कितना नकली नोट है उस पर भी अध्ययन हुआ। उस पर भी जब अध्ययन हुआ तो पाया गया कि 400 करोड़ रुपए का नकली नोट है, और उसमें 100 रुपए के भी नोट नकली है। सिर्फ 500 और 1000 के ही नोट नकली नहीं है, 100 रुपए के भी नोट नकली है। तो अगर होता है, हम क्या करते हैं उसको, हम उसको छूट के फेंक देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, कंकर निकाल देते हैं। हम पूरे चावल उठा कर फेंक नहीं देते हैं, उसमें कंकर है पत्थर। तो अगर पूरे नोटों में कुछ नोट नकली है, तो कुछ नकली नोट के चक्कर में नकली असली सारे नोटों को कोई गलत थोड़ी करता है। और क्या नया नकली नोट बनेगा नहीं क्या? तो बनना शुरू हो गया। बल्कि 2000 का असली नोट बाजार में आने से पहले नकली नोट पहले आ गया। हम गए थे पंजाब में, उस समय उसी समय हमने देखा कि पंजाब में खबर आ गई, तरन तारण में कितने 2000 के नकली नोट, अभी भी 2000 के नकली नोट। कह रहे कि नोट से आतंकवाद होता था। ये जो नकली नोट है, नकली नोट की वजह से ये जो भी आतंकवादी कार्रवाई होती है, लोग हमला करते हैं, वो सब नकली नोट से करते थे। और ये नोट बंद हो गया तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो आतंकवाद तो ना नोटबंदी से खत्म हुआ, और ना जो आपने उरी के बाद आपने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उरी के बाद आपको बोलना बंद कर दिए। आज तो हर रोज खबर आ रही है। अभी एक नगरोटा में हमारे जवान मारे गए। तो आतंकवाद का धंधा ठीक चल रहा है, उसको कोई इससे परेशानी नहीं है।
पुराने 500 और 1000 के नोट से अगर चलते थे, अब तो 2000 के नोट बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये सारा तर्क ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए दिया गया। और जो हमारे दिवाकर जी बता रहे थे कि असली धंधा कुछ और है। वो धंधा ये है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे खेती को, हमारे दुकानों को, हमारे बाजार को कुछ मुट्ठी भर बड़े लोगों के हवाले कर देना है। भाड़ में जाए किसान, वो फुटकर दुकानदार, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जहां मर्जी जाना हो जाओ। देश अदानी अंबानी का है, देश जिंदल मित्तल का है। और अदानी अंबानी और आरएसएस और अमेरिका के लिए काम करने वाले मोदी जी वो कहेंगे कि तुम लोग लाइन में लगे हो, अभी नहीं तो आगे चल करके बड़ा अच्छा समय आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है, लेकिन देश के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है। यही आरएसएस वाले प्रचार कर रहे हैं कि अभी तो ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए झेल लो, आगे चल करके बड़ा अच्छा होगा। आपको खराब लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। किसका देश? अगर इस देश के 80% लोग, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के आम लोग, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, आज के छात्र नौजवान से लेकर के पेंशन पर जिंदा रहने वाले, हमारे बुजुर्ग, ये सारे लोग अगर परेशान हो जाए तो 80%, 90% लोग परेशान हो जाए, तो ये 90% लोग देश नहीं है। देश वो है जो देश के पैसे बाहर लिया करके बैंक पे जमा करते हैं। देश का मतलब विजय माल्या है, तो बैंक से पूरा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लूट लेते हैं और उसके बाद आराम से उड़ करके लंदन चले जाते हैं। देश वो है, देश के नाम पर मोदी जी जो सरकार चलाते हैं, जो मिले हुए हैं इन लोगों के साथ। इसीलिए साथियों, ये बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है। और इस धोखा के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, वो गांव गांव में झूठा प्रचार कर रहे हैं। वो झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई माले वाले पागल हो गए हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं, वो काला धन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। और मोदी जी जो है, वो उमा भारती ने कहा कि जो मार्क्सवाद है, वो मार्क्सवाद को मोदी जी लागू कर रहे हैं। सीपीआईएम नहीं, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी नहीं, मोदी जी वो मार्क्सवाद को लागू कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोटों को बंद करके चोट कर रहे हैं बड़े लोगों पर। आपको तो खुश होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों, इस सवाल पर आज जो हमने यहाँ जन सुनवाई की, हम समझते हैं कि आज से शुरू हुआ। हमने 28 तारीख को बिहार बंद किया, पूरे देश में आक्रोश दिवस था। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आक्रोश दिवस फ्लॉप हो गया, बिहार बंद फ्लॉप हो गया, लोग तो बड़े खुश हैं। मोदी जी कह रहे हैं लोग बहुत खुश हैं, पार्लियामेंट में कुछ बोलते नहीं है। पार्लियामेंट में कल गाकर के चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे, तो जवाब नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि 90% लोगों ने कह दिया कि नोटबंदी बहुत अच्छा है। तो 90% लोग जिनके पास स्मार्टफोन है, महंगा फोन रखने वाले, टैबलेट रखने वाले, उसमें फोन में, टैबलेट में एक मोदी जी का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करिए तो उसमें कौन लोग डाउनलोड करते हैं इसको? जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो मोदी जी के भक्त हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये नोट वोट चक्कर छोड़ो, हमारे पास पेटीएम का कार्ड है, पेटीएम भी जरूरत नहीं है, पेटीएम से काम चला लेंगे, इंटरनेट है, हम तो वैसे ही कर लेंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे। तो हमारे जिनके लिए ऊपर दुकान की भी जरूरत नहीं है, जिनके लिए किसान की भी जरूरत नहीं है, जो समझते हैं कि हम तो ऐसे ही शॉपिंग मॉल से चला लेंगे देश को, उसी में जिंदा रहेंगे, और बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कत होगी तो अमेरिका चले जाएंगे। ये अमेरिकी दिमाग वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग 5 लाख लोग, उनमें से 4.5 लाख ने कहा, 90% ने कहा कि अच्छा हुआ।
और वैसे 4.5 लाख जो मोदी के समर्थक हैं, उनकी राय को दिखाकर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान खुश है। मतलब हमारे होने का कोई मतलब नहीं है, देश के गांव का कोई मतलब नहीं है, गरीब के किसान के होने का, चिल्लाने का, लाठी खाने का, लाइन में खड़े होने का, नारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 लाख के बल पर देश की नीति तय होगी और उसी के बल पर देश चलेगा। इसीलिए साथियों जरूरी है, हम आपसे अपील करेंगे कि हम यहाँ से लौट के जाएं और एक पोल खोल हल्ला बोल पूरे बिहार में। मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा है। कल अरुण जेटली ने कहा कि 2 क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 6 महीने। तो मोदी जी पहले बोले थे कि 2 दिन 3 दिन के लिए दिक्कत होगी, 2-3 दिन की दिक्कत से बात आगे बढ़ी तो 50 दिन दिक्कत होगी। अब उनके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि भाई 6 महीने के लिए, ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब 6 महीने, साल भर वो बढ़ता जाएगा, वो दिखाते जाएंगे कि अब आगे चल के ठीक होगा और हम झेलते जाएंगे। इसलिए जो 50 दिन का समय उन्होंने मांगा था, 50 दिन मतलब 30 दिसंबर तक, और आपने बिल्कुल ये सही देखा कि 50 दिन के अंदर ही लगातार इनकी घोषणाएं बदल रही है। पहले बोला कि भाई 30 दिसंबर तक आप बैंक में नोट बदल सकते हैं, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, इत्मीनान से जाकर के बैंक से बाद में नोट बदलिएगा। और फिर अचानक उन्होंने कह दिया कि अब नोट बदलना बंद। अभी अगर नोट बदलना हो तो रिजर्व बैंक में जाइए। इसका मतलब चंपारण से हमारे साथी, अररिया के हमारे साथी, कटिहार के साथी पटना आएंगे रिजर्व बैंक में। रिजर्व बैंक का और कहीं होता नहीं है। फिर उनके यहाँ जो बैंक था, जो हिंदुस्तान के गांव में जो बैंक अभी थे कोऑपरेटिव बैंक, वो सारे कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया। वहां आप नोट ना जमा कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना वहां से कुछ तो मिल सकता है। तो किसान के लिए थोड़े बैंक थे, बिहार में कम है, लेकिन अब चले जाइए पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में बहुत है। किसान के लिए बैंक का मतलब है कोऑपरेटिव बैंक से पहले। तो जो बैंक था उसको ठप कर दिया, जो बैंक नहीं है सबके लिए उसको दिखा रहे हैं कि रिजर्व बैंक में जाओ। और इसीलिए 10 साल नीतीश जी को झेलने के बाद भी फिर एक बार मौका लोगों ने दिया। फिर अब क्या हो रहा है? ये तो 2015 में हमने मौका दे दिया, अब नीतीश जी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किए 1 साल में। आप क्या रिपोर्ट कार्ड जारी करें? क्या हमने नशा बंद कर दिया? उनको लगता है कि नशा बंदी और नोटबंदी दोनों भाई है जुड़ा, और इसीलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी साथ साथ तो नशाबंदी और नोटबंदी वाले दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो नशाबंदी भी तो जब लोगों ने कहा उस समय आपने नहीं किया, और आपने किया लोगों को तबाह करने के लिए किया। नशाबंदी कितना लागू हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है कि, लेकिन लोगों को आपने परेशान कर दिया। यहां तक परेशान कर दिया कि गोपालगंज में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो गई, और उसको भी बताने में लोगों को डर लग रहा है कि पता चल जाएगा कि जहरीली शराब से मौत हुई है, कहीं जेल में सरकार डाल दे, हमारे ऊपर केस ना हो जाए। ये आतंक अपने पैदा किया। तो आपके पास तो पूरे साल भर का रिकॉर्ड ही है कि लोगों को आतंकित करना नशेबंदी के नाम पर, लेकिन हमारे पास आपका रिकॉर्ड है, हमारे पास आपका रिकॉर्ड है कि आपने पूरे देश में लोग आज कह रहे हैं कि भाई दलितों पर उत्पीड़न है, हमला है। ऊना में 4 दलित को भाजपा वालों जिस तरह से बर्बर तरीके से पीटा दलित नौजवानों को, पूरा गुजरात खड़ा हो गया, पूरा गुजरात खड़ा हो गया। और इस तरह खड़ा हुआ कि जनसंचार के बाद भी नरेंद्र मोदी तो बन के रह गए थे मुख्य प्रधानमंत्री, लेकिन ऊना कांड के बाद जब गुजरात के पूरे देश भर के दलित और न्याय पसंद लोग खड़े हुए तो आनंदीबेन पटेल के लिए बैठे रहना संभव नहीं हुआ कुर्सी पर, उनको वहां हटना पड़ा। ये हमने देखा। लेकिन बिहार में क्या काम है? दलित छात्रों को छात्रवृत्ति के सवाल पर कर रहे हैं, उनको दौरा दौरा करके आप पीट रहे हैं इसी पटना के अंदर। मुजफ्फरपुर में हमारे साथी महेश राम प्रवेश राम जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी हत्या करा रहे हैं बिहार के अंदर। सारे बथाई, बेला, बाफे, लक्ष्मणपुर, तमाम जनसंचार में जितने कानून थे वो ठोक भाव से बरी हो रहे
नीतीश जी आपका रिकॉर्ड तो ही है। वो दलित उत्पीड़न के लिए ऊना जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में आज भी आप यही काम करवा रहे हैं। दंगे हो रहे हैं देश में, तो दंगे सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं हो रहे हैं, छपरा में भी हो रहे हैं, भोजपुर में भी कोशिश हो रही है। दशहरा मुहर्रम का समय हो, त्योहार का समय है, उत्सव का समय है, तो लोगों को खुश मत रहने दो, लोगों के अमन चैन को खत्म करो, लोगों की खुशी को बर्बाद करो, जहर भूल दो, आतंक पैदा कर दो, दंगा फसाद करा दो। यही काम तो हो रहा। और आप सबसे बढ़कर के नोटबंदी का सवाल आया, पूरे बिहार के मजदूर दिल्ली से लौट रहे हैं, न गांव में काम है न बाहर काम है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया कि हमारे साथ धोखा नहीं तो क्या हुआ। 2015 में जो हमने वोट दिया था, वो जो बिहार का जनादेश था, एक वचन तो इन्होंने तोड़ा, नोट को बंद करके मोदी जी ने, लेकिन एक जो समझौता था हमारे नीतीश कुमार के साथ, बिहार की जनता ने जो करार किया था, आपको हम इसलिए दे रहे हैं वोट कि आप मोदी जी के साथ मत खड़े होइएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कदम कदम पर जीएसटी टैक्स डाला गया, गरीबों पर, छोटे लोगों पर, बड़े लोगों पर नहीं। आज तो कह रहे हैं कि आयकर भी खत्म कर देंगे देश में। तो देश में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, संपत्ति पर कर नहीं, उत्तराधिकार पर कर नहीं, लेकिन नमक खरीदे तो उस पर कर देना है, माचिस खरीदे तो उसके पर कर देना है। देश में गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पूरे उपभोग की चीजें। जब ये कानून बना, बिहार विधानसभा का सत्र आया, सिर्फ माले के विधायक विरोध में, और हमारे नीतीश जी और नीतीश जी के साथ लालू जी, सारे लोग मोदी जी की नीति के साथ। अभी नोटबंदी है, चलो इस पर तो लालू जी और कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी उधर ही बोल रहे हैं। और इसीलिए साथियों, वो केंद्र की सरकार के साथ साथ बिहार में जो हमारे साथ धोखा हुआ, राजनीतिक धोखा हुआ और आर्थिक हमले हो ही रहे हैं। इस तबाही के खिलाफ, इस आर्थिक तांडव के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए, और बिल्कुल दिवाकर जी ने फरमाया कि ये पूरी व्यवस्था, ये व्यवस्था अगर हमें अन्याय और अन्यायी दे दे, हमको खत्म कर दे, तो हमें अपनी व्यवस्था के बारे में सोचना। अगर ये जो लोकतंत्र है, हम जो चुनाव कर रहे हैं, पार्लियामेंट है, उस पर हमारी बात अगर नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे सब पार्टियों का रहेगा, तो हमारी आवाज तो कभी नहीं आएगी। तब तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी राजनीति के बारे में सोचनी है। तो अपनी राजनीति, अपना भविष्य, अपनी नीति, अपना विकल्प, इसके लिए लड़ाई को तेज करने की जरूरत है। ये पूरा दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में हमने झेला है, लेकिन दिसंबर महीना हमारे लिए इसके खिलाफ आंदोलन का महीना हो, और दिसंबर से आगे बढ़ करके हम सब लोग के जम की तैयारी किया जाए। हम तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हम नोट का बदला वोट से ले लेंगे, तो नोट के लाइन में हम खड़े रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं, उसका बदला हम ले लेंगे। तो उत्तर प्रदेश वाले चुनाव से बदला लेंगे, लेकिन समझते हैं कि बिहार वालों को भी अपने तरीके से बदला लेना होगा। और इसीलिए इस समय जो 74 का आंदोलन था, जो आपातकाल के खिलाफ बिहार खड़ा हुआ था, आज भी देश में ये घोषित आपातकाल घोषित क्या घोषणा करने में और क्या ही बचा है, दिया गया। आर्थिक आपातकाल, राजनीतिक आपातकाल, बात कीजिए तो टेलीविजन चैनल बंद कर देंगे, एनडीटीवी बंद कर देंगे, आपको बोलने का अधिकार छीन लेंगे, सारे अधिकार छीन लेंगे। तो ये जो आपातकाल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इस आपातकाल के खिलाफ हम समझते हैं कि निर्णायक तैयारी करनी चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, पता नहीं कब चुनाव होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ही, उससे पहले मैं समझता हूँ कि पटना में हम लोग बड़ी तैयारी करें और जम करके पूरे गांधी मैदान को भर करके हमें आवाज दे, इस पूरे मोदी राज के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ जो आवाज
बनारस से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंचे। हम इसकी तैयारी करें। आज की जन सुनवाई, आज हम लोग अपनी पीड़ा और उस परेशानी पर हमने बात की, लेकिन पीड़ा और परेशानी पर बात करते हुए हम राजनीतिक लोग हैं, हम आंदोलनकारी संघर्षकारी लोग हैं, हम समझते हैं कि संघर्ष के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें अपने रास्ते पर चलना है और जो प्रचार है, झूठा प्रचार, उस प्रचार का भंडाफोड़ करना है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, आरएसएस वालों को, उनको खदेड़ना है। ये आरएसएस वाले झूठ बोल रहे हैं। गांव गांव में लोगों के बीच में, जहां भी चक चौराहे में, दुकानों में, वो जहां भी गलत बात बोल रहे हैं, डट कर उसका मुकाबला करना है और डट कर मुकाबला करके सच्चाई को साबित करना है। ये लूट के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई है, ये झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को स्थापित करने, उस ताकत भरने की लड़ाई है। और इसलिए लोकतंत्र में ताकत तभी आएगी जब हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ेंगे। हम सारे लोग इसकी तैयारी करें। इतना कहते हुए आज के जन सुनवाई कार्यक्रम में आप तमाम साथियों ने शिरकत की। हमारे जूरी के सम्मानित सदस्यगण थे, प्रोफेसर वो आए थे रांची से एक कार्यक्रम के लिए, उद्घाटन करके गए। ठाकर जी हमारे बीच में पूरा रहे। इन तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जन सुनवाई का जो फैसला है, इसके आलोक में हमारी तैयारी बढ़ेगी, हमारा आंदोलन तेज होगा, आने वाला दिन हमारा होगा, देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों का होगा। इसी के साथ सभी साथियों को नहीं चलेगा।